ये आकाशवाणी का कोटपुतली केंद्र है, FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया, कोटपुतली FM 101.9, कोटपुतली FM 101.9, श्रोताओं, आज जब सड़क पर घायल किसी इंसान को देखकर अक्सर लोग यह सोचकर आगे बढ़ जाते हैं कि कोई मदद कर देगा, तब समाज को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जब कोई और नहीं खुद बनते हैं। और आज हमारे साथ बानसूर के एक ऐसे ही समाज सेवी जो वर्षों से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चला रहे हैं और रोटी बैंक के जरिए भूख से जूझते लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं और घायलों को अस्पताल तक, डॉक्टर आरसी यादव। सर, स्वागत है आपका आकाशवाणी कोटपुतली कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। श्रोताओं, आज हमारी इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर आरसी यादव और साथ में मेरे सहयोगी दिनेश पटवा जी मौजूद रहेंगे। हर समाज सेवी की कहानी किसी किताब से नहीं, जिंदगी के किसी गहरे अनुभव से शुरू होती है। सर, आपकी कहानी क्या कहती है? कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर, मैं बचपन से ही थोड़ा सा इसके बारे में सोचता था कि कुछ समाज के लिए किया जाए। तो मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि जम्मू कश्मीर में एक टी सीरीज के द्वारा एक भंडारा चलता है बहुत बड़ा, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां इतनी कमज़ोर थी कि उसको मैं अंजाम नहीं दे पाया। और जब मुझे लगा और जब मेरे पास कुछ कमाई हुई मैं आर्थिक रूप से, तो मैंने इस काम को 8 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया, रोटी बैंक की स्थापना की। उस दिन से लेकर आज तक 365 दिन हॉस्पिटल में मरीजों के लिए खाना और उनके साथ आए ज़रूरतमंद जितने भी हैं हॉस्पिटल परिसर में, सबको बिना नाम धर्म जाति बताए हुए निःशुल्क भोजन दिया जाता है सर, 365 दिन। सर, कहते हैं कि सेवा बाहर से जितनी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही संवेदनशील होती है। आप जब रात में, ठंड में, बरसात में एम्बुलेंस चलाते हैं, घायलों को उठाते हैं, उन तक खाना पहुंचाते हैं, तो मन में क्या चलता है? डर, जिम्मेदारी या इंसानियत? किस तरह से अपने आप को देखते हैं? सर, पहला तो काम इंसानियत है। यहाँ देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में ऐसी सोच रहती है कि ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन कभी कभी समाज ने मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ दे दी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार ये काम नहीं करेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। लोग ये सोचेंगे यार 4 दिन किया इसने, फिर दिखावा कर दिया इसने। तो वो सब चीज़ों से हटकर मैं किसी बिना सोचे समझे और 365 दिन 24 घंटे, तो रात को 2 बजे फ़ोन आए, कितने बजे भी आए, 5 मिनट में बानसूर के अंदर मैं अपनी सेवाएं दे देता हूं रात्रि को। और आसपास के क्षेत्र में 15 मिनट में गाड़ी अपनी पहुंच जाती है, एम्बुलेंस घटना स्थल पर। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि बानसूर किसी व्यक्ति ने कॉल किया हो रोटी बैंक के पास और वो नहीं आई हो। आप क्या देखते हैं जब अपना ये काम करते हैं, सेवा का जो जज्बा लेकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेवा करते आपको उल्टा किसी से कोई शिकायत मिली हो कि भाई ऐसी कोई बात हुई हो जिससे आपके दिल को चोट पहुंची हो, या लोगों का व्यवहार कैसा है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप सेवा कर रहे हैं तो विपरीत में आपको कैसा व्यवहार मिलता है? सर, जब मैंने प्रारंभ किया था ना, तो हॉस्पिटल में मुझे डेली लोग मिलते थे कि भाई कौन सी मोटी किताब पढ़ लिया आपने, या आपके पास तो सरकारी फंड, क्योंकि लोग देखते हैं ना इस तरह के, तो सरकार से पैसा आता है आपके पास या गवर्नमेंट देती है, आप कहाँ से लाते हो। तो लोगों को मैं समझाता था कि भाई मैं एक स्वयं चलाता हूँ और 1 रुपया 1 रोटी कोई भी दान कर सकता है इसमें, उससे चलाता हूँ मैं। तो लोगों ने कहा कि आप कौन से धन्ना सेठ हो, आप कैसे चला लेते हो, ये हम क्यों नहीं चलाते हैं। तो 1 साल तो मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की। उसके बाद मैं इतना यूँ कहें कि पक गया मैं उस बात से। उसके बाद मैंने लोगों से यही कहना चालू किया कि आपको भूख लग रही है तो आप रोटी लीजिए 4, वो खाइए और मस्त रहिए। कहाँ से आता है, मैं क्या करता हूँ, आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि निःशुल्क सेवा का मतलब सिर्फ सेवा नहीं होता, एक लगातार जिम्मेदारी भी होती है। और आज के दौर में जब कोई चीज़ निःशुल्क नहीं है, आप एम्बुलेंस को निःशुल्क रख कर के चला रहे हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इसकी व्यवस्था को संभालने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, कहाँ से व्यवस्था हो पाती है? क्या जवाब देना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था है? सर, शुरू नंबर जो खाना आता था ना,
मैं अपनी बताऊं कि 3 साल में मेरे पास केवल 70,000 रुपये इकट्ठे हुए थे, जिसने भी मुझे 11 रुपये 1 रुपये कुछ भी दिया 3 साल में। तो 3 साल में जब मेरे पास केवल 70,000 रुपये, उससे पहले मैं अपने निजी खर्चे पर ही पेन करता था। और सेंट जेवियर स्कूल के डायरेक्टर हैं अशोक कुमार जी, वो ये जो खाने के पैसे आते थे वो अपनी कमाई में से देते थे हम लोगों को, उससे चलता था। फिर मुझे लगा कि एक गाड़ी की आवश्यकता है, तो मैंने 3 साल बाद एक वैन खरीदी थी, टेम्पो। वो किस्तों में आई थी मेरे पास, और फिर उसकी किस्त भरना भी मेरे लिए भारी समस्या हो गई थी, क्योंककि लोगों का इतना जुड़ाव नहीं था। क्योंकि इस समाज में फ्रॉड ज़्यादा होता है, ईमानदारी से लोग कम काम करते हैं। लेकिन जब मैंने 365 दिन काम किया ईमानदारी से, तो फिर लोग मेरे साथ जुड़ने लगे और मेरा विश्वास भी करने लगे, मुझे सहायता भी आने लगी है, और अब मुझे ठीक चल रहा है। तो देखिए श्रोताओं, अगर आप ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करते हैं तो समाज में एक विशेष पहचान जरूर बनती है। और आज हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आरसी यादव जी बानसूर से, जो 8 अप्रैल 2016 से लगातार रोटी बैंक के माध्यम से गरीब व जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं दिनेश पटवा जी। डॉक्टर आरसी यादव से क्या कुछ जानना चाहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही है कि जैसे आपने 2016 से इस रोटी बैंक एनजीओ की स्थापना की, उसके बाद कोरोना काल भी आया, तो उसमें आपने किस तरीके से लोगों की सेवा की और वो समय कितना आपके लिए कठिन रहा, और क्या अनुभव उस समय के आप हमारे साथ साझा करें? सर, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उस समय खाने की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रवासी लोग थे ना, वो जाते थे, अपने घर जा रहे थे, तो उस समय उनको खाने की आवश्यकता पड़ती। तो बानसूर में हमने एक भंडारा चालू कर दिया था रोटी बैंक के नाम से। किसी भी वक्त आप खाना खा सकते हैं उसके अंदर। मैंने एक दिन में 600 लोगों को खाना खिलाया। सुबह जो प्रशासन रोकता था गवर्नमेंट स्कूल में, उनको सुबह नाश्ता देना। जितने भी कोरोना के मरीज थे उनको सरकार ने, प्रशासन ने क्वारंटाइन कर रखा था, उन लोगों को भी रोटी बैंक के द्वारा ही खाना पहुंचाया जाता, अंदर जिनको क्वारंटाइन कर रखा था। और हमने जितने भी कच्ची बस्तियों के लोग थे उन सबको एक मुहिम चलाई घर घर से कि हर घर 2 रोटी। तो हमारी वैन जाती थी दिन को 11 बजे से 2 बजे तक, फिर रोटियां इकट्ठी करती थी वो, और वो रोटी हम आपको 2 बजे फिर कच्ची बस्तियों में बांटते थे। और शाम और सुबह हमने चिन्हित कर रखे थे बानसूर में, लगभग 450 परिवारोों के बीच में थे। उन 450 परिवारों को हम शाम को सुबह का दोनों टाइम का खाना उनके दरवाजे पे, एक घर में यदि 5 सदस्य हैं तो उनको पूछते थे, भाई आपको 20 रोटी चाहिए, 25 रोटी चाहिए, उनको सब्जी बर्तन में उनके गेट पर रख कर आते थे। हमारा ये पूरे पहली जो लहर आई थी ना कोरोना में, उसमें ये प्रोग्राम चला था। पूरी कोरोना काल की बात करें या अब तक की बात करें, तो कुछ ऐसी यादें आपको लगा हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप फिर उसमें उसको ओवरकम किया, उस पर आप विजय हासिल की, ऐसा कुछ वाकया आपको याद है? मेरे व्यक्तिगत बात करूं क्या मैं? व्यक्तिगत और आप एनजीओ को लेकर। हाँ, वो तो ऐसा हुआ कि सर कभी कभी जब पैसे खत्म हो जाते थे तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब तो बहुत मुश्किल है इसको चलाना। लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति काम करती थी, सुबह पैसे खत्म होते थे, शाम को पैसे आ जाते थे। तो उसी ऊर्जा के साथ काम करते थे कि हाँ ठीक है, कोई न कोई ऐसी शक्ति, कोई एनर्जी हमारे पीछे काम कर रही है जो हमें आगे प्रोत्साहित कर रही है, और हम चलते रहे। और आपकी पर्सनल बात करें तो कोरोना की जब दूसरी लहर आई और जब आदमी से मिलना बंद कर दिया, कोई किसी मरीज को नहीं उठाते थे, तो एक बानसूर में मैं एक अकेला व्यक्ति स्वयं एम्बुलेंस को चलाकर मरीजों को घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाना। हॉस्पिटल की कोरोना की डेड बॉडियां जो 3-3 घंटे तक हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी, मैं से एक डेड बॉडी को तो शमशान घाट पर मैं 1.5 घंटे तक लेकर खड़ा रहा, उसको उतारने वाले नहीं आए। और यहाँ कोटपुतली की बात करूँ तो जो आरटीओ के पास शमशान घाट है, इस पर मैं आधे घंटे तक एक 15 वर्षीय लड़के की मम्मी को लेकर मैं यहाँ खड़ा रहा, और उसके जो दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ थी वो भी नहीं आ पा रही थी। किसी पिकअप वाले को हमने फ़ोन किया कि यार मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ पर, आप एक काम कीजिए, दूर से ही लकड़ियाँ डाल के चल जाइए। उसको हमने, मेरे पास चित्र सब फोटो वीडियो हैं, और हमने उसका दाह संस्कार करवाया। तो ये बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी, और उन कठिन परिस्थितियों से आप विजय हुए। और डॉक्टर साहब, क्या है कि कोई भी अपन कार्य करते हैं वो टीम के बिना मुश्किल है, तो हम आपसे आपकी टीम के बारे में जानना चाहेंगे, और टीम किस प्रकार से काम करती है, वो वैतनिक होती है, अवैतनिक होती है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए। हाँ, टीम का ये सर देखो, मैं तो रेगुलर रहता हूँ और मेरी टीम है बहुत बड़ी है, कुछ सक्रिय सदस्य हैं। जैसे कोरोना की बात करें तो हम लोग
दो दो तीन तीन चार जने इकट्ठे होकर टेम्पू लेकर हम बाजार से घर से दो दो रोटियां इकट्ठे कर लेते, फिर शाम को हमारी टीम के लोग बदल जाते थे। सब किसी को कोई पेमेंट नहीं मिलता है सर, केवल भोजन खरीदने के मार्केट से जो सामान आता है सूखा उसके पैसे दिए जाते हैं, केवल गाड़ी खरीदने में पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो उसकी किस्त आती है उसके पैसे, और डीजल पेट्रोल के पैसे। इसके अलावा किसी को भी कोई पैसा नहीं देते, एक बनाने वाले को पैसे देते। सब अवैतनिक होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं, अपना सेवाएं देते हैं रोटी बैंक में, किसी को पैसे नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश जी। जैसा कि आपने कोरोना काल का जिक्र किया डॉक्टर आर.सी. यादव के साथ में, और कोरोना बिल्कुल इंसानियत को हिला देने वाला काल था और इंसान को उसका आईना दिखाने देने वाला काल था। तो सर, अभी जैसे बात करें कि दुर्घटना शरीर को चोट पहुंचाती है और भूख आत्मसम्मान को, और आप दोनों ही क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने आपको किए हुए कार्य का मूल्य देने की कोशिश की हो? नहीं सर, ऐसे जैसे डेड बॉडी छोड़ने जाते हैं, अभी 3 दिन पहले मैंने एक डीप फ्रीज अपने पास चलता फिरता, किसी के घर डेथ हो जाती है तो हम एम्बुलेंस जाती है, उस एम्बुलेंस में ही हमारा डीप फ्रीज लगा हुआ है और वो घर जाकर खड़ी हो जाती है। तो वो लोग पैसे देने की कोशिश करते हैं, सर पैसे ले लीजिए, लेकिन हम ऐसे कोई किसी से पैसे नहीं लेते। हम उनको ये कहते हैं कि आपकी श्रद्धा है तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप बैंक अकाउंट है हमारे पास, उसमें पैसे डाल दीजिए, 1 रुपया 1 रोटी के हिसाब से, जो भी आपकी श्रद्धा है। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहूँगा मैं आपसे कि आप जब सड़कों पर जैसे निकलते हैं, एम्बुलेंस के साथ रहते हैं, घायलों को देखते हैं, कितना मार्मिक दृश्य होता है, तो वहाँ क्या कारण पाते हैं आप सड़क दुर्घटना का? अगर कारण की बात करें तो मुख्य कारण तक क्या मानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? सबसे बड़ी जो कारण है ना दुर्घटना का, वो कारण तो है लापरवाही, कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो इतनी तेज वाहनों को चलाती है कि न हेलमेट लगाती है, न सीट बेल्ट लगाती है, न यातायात नियमों का पालन करते हैं, और उसको फर्राटे से चलाती हैं, और कहीं न कहीं यातायात नियम तोड़ देते हैं वो, फिर वो दुर्घटना हो जाती है। और उसमें भी जो यदि गहराई से बात करें, मेरे रजिस्टर के अनुसार मैं बात करूं तो 90% से ऊपर केस है मेरे पास। एक महीने में मैं 60 से लेकर 70 तक एक्सीडेंट उठाता हूं, यानी एवरेज पर डे 2 एक्सीडेंट उठाता हूं, जिनमें से 90% एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनमें एक बाइक चालक ने शराब पी रखी है। यानी जो मूल कारण है ना एक्सीडेंट का, वो शराब है। शराब पीकर वाहन चलाते हैं लोग, फिर कहीं न कहीं जो सामने वाला निर्दोष व्यक्ति आता है उस व्यक्ति को टक्कर मार देते हैं और दुर्घटना हो जाती है। बिल्कुल, नशा नाश की जड़ है, या तो अपना नाश करता है या दूसरे का नाश करता है, और इसी तरह के कारण की आपने इशारा किया। दूसरा, आपने जैसे बात की हेलमेट का जिक्र किया आपने, तो हमारी जैसे पुलिस प्रशासन है, ये भी काफ़ी अभियान चलाते हैं सड़क सुरक्षा के लिए, विद्यार्थियों को भी जागरूकता अभियान चलाते हैं, स्कूलों में जाकर के संदेश देते हैं, सभाएं करते हैं। आप भी कई बार इन सभाओं से जुड़े रहे हैं, तो विद्यार्थियों में किस तरह का क्या बदलाव देखते हैं? उनके मन मस्तिष्क को अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आप कैसे देखते हैं? सर देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक सभ्य समाज में पढ़े लिखे इंसान को पुलिस के द्वारा चौराहे पर खड़े होकर, रोटी बैंक जैसी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर उस पढ़े लिखे इंसान को ये बताना पड़ रहा है कि आपकी सुरक्षा हेलमेट से हो रही है, आप हेलमेट लगाइए। तो एक देखो कितनी बड़ी विडम्बना समझिए, मूर्खता समझिए, अनपढ़ समझिए, पढ़े लिखे इंसान को बताना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अपन ये बात करें तो अभियानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सर, पुलिस की भी रहती है। यदि पुलिस थोड़ा सा सख्ती बरत जाए इस पर तो निश्चित रूप से सुधार आ सकता है। और मैं ये कहता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिन्होंने हेलमेट लगाया है और वो एक्सीडेंट हुए हैं तो उनकी जो सिर की चोट थी वो नहीं लगी और वो बच गए। सर आज भी ऐसे उदाहरण हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की युवाओं की और शिक्षित की, इसी में अगर मैं एक कड़ी और जोड़ दूं कि आज मदद के लिए हाथ बढ़ाने चाहिए, लेकिन हाथ बढ़ते जरूर हैं, लेकिन उन हाथों में मोबाइल होता है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि कई बार ये इस तरह की फोटोएं भी समाचार पत्रों में भी आती हैं, टीवी पर भी देखने को मिलती हैं कि मदद को लेकर के भले ही कोई आगे नहीं आया हो, लेकिन उसकी फोटो खींचने के लिए वहाँ जरूर 10 हाथ मौजूद थे। सर श्रोताओं को आपके माध्यम से मैं जानकारी दे दूं कि पहले ऐसा नियम था कि यदि किसी घटना में आप इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस को सूचना देती हैं, तो आपको पुलिस एविडेंस में ले लेती थी जी। लेकिन अब किसी भी प्रकार की कोई नहीं है। अब तो सरकार आपको राहगीर के नाम से पुरस्कार और देती है। तो किसी को भी, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो रोड पर तो आप कतई ही डरने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस को फ़ोन करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करें, उसकी मदद करें, आप पहुंचाएं।
आपको पुलिस आपका नाम तक नहीं पूछेगी। आज वर्तमान में ये नियम होगा कि कोई एक्सीडेंट को यदि हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसका नाम नहीं पूछा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवाओं में या लोगों में ये झिझक रहती है कि अगर हमने इस एक्सीडेंट से संबंधित, दुर्घटना से संबंधित अगर प्रशासन को सूचित किया तो हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा या पुलिस हमसे पूछताछ करेगी। लेकिन जिस तरह से आपने बताया, और हम भी आपने श्रोताओं को बता दें कि अब जो नया नियम है उसके मुताबिक पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करती है और तुरंत घायल की सूचना अगर आप पुलिस को देते हैं तो एम्बुलेंस आती है और उसका इलाज प्रॉपर हो पाता है और उसकी जान बच पाती है। सर, एक कोई भी समाज सेवी अकेले नहीं चलता, जैसा कि मेरे सहयोगी दिनेश जी ने कहा, उसका परिवार भी साथ चलता है। तो जब आप पूरी रात सड़कों पर रहते हैं और लोगों की सेवा में रहते हैं तो परिवार के बीच में और अपने कार्य के बीच में किस तरह से संतुलन बनाते हैं? सर, तो ये तो देखिए बड़ा ही कठिन प्रश्न है और मैं अपनी आप दृढ़ इच्छा है, थोड़ी सी मेरी करने की इच्छा है, नहीं तो बहुत मुश्किल है ये काम करना। क्योंकि दिसंबर के महीने में रात को 2 बजे फ़ोन आता है और उस समय आपको उठकर घर पे जाना है, आपके बच्चों को छोड़ना है। मेरी व्यक्तिगत बात करूं मैं तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र 7 साल, एक की 9 साल है। और यदि आप व्यक्तिगत मेरी मिसेज से बात करें तो मैं यहाँ कुछ कहने में शर्मिंदगी महसूस नहीं, मेरे को झेल रही हैं वो। क्योंकि एक आप सोचिए कि रात को जब एक परिवार का सदस्य रात को 2 बजे जाए, 11 बजे तो मैं वैसे ही घर आता हूँ, 11 बजे तक मैं रोड पर रहता हूँ हमेशा, फिर 11 बजे मैं घर पर आता हूँ, फिर उसके बाद 1 बजे फिर कॉल आ जाता है, फिर कॉल आने के बाद फिर गेट को खोलना पड़ता है, फिर मैं इतनी जल्दी में उठता हूँ कि गेट भी बंद नहीं करता हूँ, फिर मिसेज उठती है गेट बंद करती है, फिर मैं आधे घंटे बाद फिर आ जाता हूँ, फिर वो उठती है, फिर मेरे लिए गेट खोलती है, फिर 3 बजे फिर कॉल आ गया, कभी फिर हो गया। तो देखो ये तो स्वाभाविक है, काम मैं कर रहा हूँ, परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा सहयोग है सर। बिल्कुल, परिवार को जरूर इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती होगी, खासकर जब आप काम निःशुल्क कर रहे हो। लेकिन जब उन्हें कैसा लगता है जब आपको मंचों पर सम्मानित होते देखते हैं, क्योंकि आपकी अखबारों में फ़ोटो आती हैं, आपकी टीवी पे फ़ोटो आती हैं, आप जगह जगह सम्मानित होते हैं, नेपाल में भी आपको सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सर बस यही है, मिसेज भी यही कहती क्या मिलता है, तो बस वो मैं वीडियो और ये फोटो ही देखा, यही मिलता है। आज से ठीक 3 दिन पहले बानसूर हॉस्पिटल के सामने किसी ने व्यक्ति ने कहा कि यार ये क्यों करता है, किसी ने मेरे को आकर बताया कि वो जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो ये कह रहा है कि यार ये क्यों करता है। तो उसने ये कहा कि बस ये इसलिए करता है कि ये अभी थानेदार के पास फ़ोन करेगा तो अभी फ़ोन उठेगा, थानेदार साहब भी आएंगे, अभी एसपी साहब से कॉल मिलाएंगे तो एसपी साहब इनका कॉल उठाएंगे और रेस्पॉन्स भी आएगा। यदि किसी भी कोई दुर्घटना, कोई रोड सुधराना हो, कोई ब्रेकर लगवाना हो या कहीं रोड टूट गया हो, कहीं कोई रोड पर कोई है, तो तुरंत प्रभाव से मेरा एक्शन होता है सर। मैंने भी 2 दिन पहले भी एक रोड से कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी, मैंने सेक्रेटरीट में तुरंत कॉल किया और तुरंत उसी दिन सही हो गया सर। तो इससे बड़ा क्या मिल सकता है समाज? डॉक्टर साहब, जैसे आपकी शुरुआत रोटी बैंक के माध्यम से हुई, फिर एम्बुलेंस भी आपने खरीदी और उसको सुचारू रूप से आप चला रहे हैं, अब आगे क्या है? अब आगे आपका विजन क्या है और कहाँ तक इस रोटी बैंक की मुहिम को आप ले जाना चाहते हैं और जिसमें लोग बाग भी आपका सहयोग करें? सर पहले रोटी बैंक चलाया हमने, फिर 1 अप्रैल 2021 को एम्बुलेंस लाए, फिर हम एक एम्बुलेंस और लाए, फिर उसके बाद एक डेड बॉडी के लिए हमने डीप फ्रीज खरीदा, क्योंकि बानसूर में डीप फ्रीज नहीं था और कुछ जैसे जिनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाता था ना, तो उस पर लोग रात को बर्फ की सिल्लियां लगाते थे। तो मैंने बहुत केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक गया मैं उनके पास, लेकिन मेरी सुनी नहीं लोगों ने, राजनेताओं ने भी नहीं सुनी। लोगों को ऐसा लगा कि यार, मैंने एक बड़े मंत्री को मिला और उसने कहा कि सर आप, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है और इससे कोई वोट की राजनीति नहीं जुड़ी है, कोई ज़्यादा बड़ा भी खर्चा भी नहीं है, 1-1.5 लाख रुपए में डीप फ्रीज आ जाता है और रोटी बैंक को दे दो या फिर आप हॉस्पिटल को दे दो। तो उन्होंने मेरी बात को नहीं सुनी, लेकिन फिर पिछले कार्यकाल में बानसूर मोर्चरी में 2 डीप फ्रीज लगाए गए मेरे प्रयास से, और एक में व्यक्तिगत लेकर आया जिसको एम्बुलेंस में रख रखा है। किसी के भी घर पर रात को मौत हो जाती है तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं और निःशुल्क उसको सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब जो मैंने अभी लेटेस्ट में एक 100 वाहिनी खरीदी है, क्योंकि समाज को एक आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि 5-5 किलोमीटर दूर हो गए शमशान घाट, तो वहाँ से हम डेड बॉडी को घर से उठाकर शमशान घाट तक सह सम्मान पहुँचाने के लिए 100 वाहिनी खरीदी है। वो मल्टीपर्पज़ है। उसका दूसरा काम ये भी कि उसमें एक बड़ी एलईडी लगा रखी है मैंने, वो यातायात नियमों के, रोड पर लाइन सिस्टम से चलना, समय समय पर जागरूक करना, हेलमेट लगाना, यातायात नियमों की जानकारी भी देती है। अभी खरीदी है वो। जैसे कि आपने कोरोना काल का जिक्र किया और कोरोना काल में जो आपके कार्य किए गए समाज के लिए वो भी आपने बताया, और आपने एक संवेदनहीन समाज की भी बात बताई कि कोई मृत्यु हो गई, कोई लकड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। तो उस स्थिति में आप
एक समाज में अब क्या देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से समाज के लोगों को रहना चाहिए और कैसे सहयोग करना चाहिए, चाहे स्थितियां कितनी भी खराब हो हमारे पास और परिस्थितियां कितनी भी मजबूर कर रही हो अपन को गलत कार्य करने के लिए। तो सर, श्रोताओं को मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप ये सोचिए कि समाज ने आपको कुछ दिया है और जब आपकी बारी आती है देने की, तो आपको निश्चित रूप से समाज को लौटाना चाहिए। वो किसी भी रूप में लौटाएं। ये नहीं कि आप किसी से, आप पेड़ पौधे लगाकर भी लौटा सकते हैं, आप समाज की सेवा कर कर भी, वो आपके दृष्टि है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो आपको, मेरे ऐसा मानना है कि समाज को हमें निश्चित रूप से लौटाना चाहिए समाज को। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे कि जो शायद छूट गया हमारी इस चर्चा में बीच में, कि हमने कहा एम्बुलेंस सेवा की आपने शुरुआत की, तो आपने जो नाम रख रखा है आपकी एम्बुलेंस सेवा का, रोटी बैंक, ये अपने आप में क्या नाम है और इसकी नाम की जो कहानी है, प्रेरणा है, वो कहाँ से आई? रोटी बैंक और एम्बुलेंस का क्या कॉम्बिनेशन है? सर, रोटी बैंक तो पहले चला था। फर्स्ट में रोटियां बांटनी थी मुझे और रोटी इकट्ठी करनी थी। तो इससे पहले रोटी बैंक और बहुत सारे पूरे इंडिया में चलता है सर। तो मैंने टीवी पे देखा था एक दिन प्रोग्राम कि उसमें भी यही दिखा जा रहा था, घर घर से रोटियां इकट्ठी करनी, फिर उसको रेलवे स्टेशन पे ले जाना, फिर उनको बांटना। तो फिर उस दिन मुझे लगा कि हाँ, जिसकी मुझे तलाश थी ना, वो आज मुझे मिल गया। और फिर मैंने वो रोटी बैंक बानसूर के नाम से उसकी स्थापना की। तो अभी जैसे हम बात करें एक मोटे मोटे आंकड़े की, कि जो जब आपने ये सेवा शुरू की और आज तक कितने लोगों को हम लाभान्वित ही कहेंगे कि आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, और कितने ये कहें कि भी जिनकी पहचान नहीं है या जो लोग परिवार से बिछुड़ चुके थे, उनकी डेड बॉडी को आपने वहाँ पहुँचाया अस्पताल तक, क्या कहेंगे, क्या आंकड़ा रहा मोटा मोटा? सर, खाने की बात करूँ तो मैं लगभग, बानसूर इतना बड़ा कस्बा नहीं है, न कोई रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, छोटा कस्बा है, लेकिन फिर भी मैं 100 से 150 बीच के लोग खाना बना के ले जाता हूँ। तो एवरेज देखें तो लगभग 3.5 लाख थालियाँ मैं अब तक वितरित कर चुका। कोरोना को सम्मिलित करें तो फिर 5 लाख के आसपास बैठती हैं। तो वो तो है कि अनरिकॉर्ड बातें हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार बात करूं मैं एक्सीडेंट की, तो 1 अप्रैल 2016 के बाद मेरे पास जो रिकॉर्ड है 1850, यानी 1800 से अधिक एक्सीडेंट रोड पर घायलों को मैंने अब तक हॉस्पिटल पहुंचा दिया। 670 से ऊपर आंकड़ा चल रहा है, डेड बॉडियों को मैंने शमशान घाट तक, यानी घर से बानसूर मोर्चरी से घर पहुंचा दिया है। और कई दृश्य तो मेरे पास ऐसे हैं सर के एक्सीडेंट हो गया और उनको अभी 15 दिन पहले ही मैंने फावड़े से उसको रोड से हटा के उस डेड बॉडी को पन्नी में पैक किया और फिर जाकर उसको, कुछ भी नहीं था उसके पास, ट्रोला निकल गया था उसके ऊपर। तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये ऐसा काम कर। बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक दृश्य होता है और एक ऐसी सेवा है जिससे हर आम आदमी शायद पीछे हट जाए, और आप एक अपने सरकार के समकक्ष खड़े होकर के सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा सरकार की होती है, ठीक उसी तरह से आप सेवा कर रहे हैं। और चूंकि हम देखते हैं, अखबारों में भी देखते हैं, पढ़ते हैं, टीवी पर भी, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी चलते हैं जिनमें देखते हैं कि आप रात को 12 बजे 2 बजे भी आप एक्टिव मोड में नजर आते हैं। तो सेवा का ये जज्बा, यानी सेवा का असर दिख रहा है। लेकिन एक प्रश्न ये है कि सेवा का अपने अंदर जज्बा तब बना रहता है जब समाज साथ खड़ा हो। बानसूर क्षेत्र के लोगों से आपको कैसा सहयोग मिला है और बानसूर क्षेत्र के लोगों के सहयोग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, प्रारंभ में तो नकारात्मक आई थी बातें, लेकिन अब मेरे काम को देखकर, 24/7 सेवाओं को देखकर समाज का हर वर्ग मेरे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे बारे में कि वो दिखावे का काम करता है। यदि कोई मेरा 1% विरोधी भी है व्यक्तिगत रूप से, तो उसकी जबान से भी ये नहीं निकलेगा कि ये आदमी दिखावा करता है। सर, 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, बहुत से युवा ये चाहते भी होंगे कि वो आप जैसा काम करें, समाज सेवी बने, निःशुल्क रूप से लोगों की मदद करें, उनकी सेवा करें। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैंने जो मेरे काम से देखकर, अभी ताज़ा उदाहरण तो मैं आपको दे दूं कि जयपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम की लिमिटेड के जो चीफ इंजीनियर हैं BS मीणा साहब, वो एक एम्बुलेंस बुक कराई है, केवल मेरी प्रेरणा से करवाई है उन्होंने, कि रोटी बैंक को देखकर अब वो ये काम चालू कर रहे हैं।
और एक अलवर से मेरे पास कॉल आया एक मित्र का कि अभी वो जब मैंने 1 अप्रैल 2016 को किया, वो भी 1 अप्रैल से ही चालू करेंगे। एक मेरे स्टूडेंट का भी मेरे पास फ़ोन आया है कि सर मैं भी रेलवे स्टेशन पर खाना बांटना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी मिली इस बात को कि यार आप जो काम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा से यदि समाज आगे बढ़ रहा है, और समाज को भी यही कहना चाहूँगा, चाहे आपके पास पैसे हों या नहीं हो, एक इस सृष्टि में एक शक्ति है जो आपको यदि निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे और समर्पण और लगन की भावना से करेंगे तो आपको निश्चित सपोर्ट मिलेगा। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल ये है आपसे कि कोई भी दुर्घटना आसपास बानसूर कोटली क्षेत्र में होती है तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? क्या आपकी हेल्पलाइन है? वो हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए। सर मेरे पास 6 तो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें 6000 तो लगभग वो आदमी जुड़े हैं और 57,000 मेरे फॉलोअर्स हैं। कोई भी यदि दुर्घटना हो जाती है और उसमें पहचान नहीं होती तो मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम है कि मैं 5 मिनट में उसकी पहचान करवा देता हूँ। कोई भी दुर्घटना में अननोन पर्सन की दुर्घटना हो जाए तो उसके पास हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर चल रहे हैं 7413010101। इस पर कोई भी कॉल कर सकता है, निःशुल्क सेवा ले सकता है, खाने के ले सकता है। हम कपड़े बांटते हैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को सर्दियों में, वो भी है। किसी की शादी ब्याह में खाना बच जाता है तो उसको भी हम इकट्ठा करके, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और सुबह हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। जो बनाता है उसका भी दिल नहीं दुखता है। और किसी भी दुर्घटना में घायल हो तो हमें सूचना कर सकते हैं। हम 24 घंटे डेड बॉडी के लिए डीप फ्रीज हमारे पास निःशुल्क है, जो कोटपुतली, बहरोड, अलवर, थाना गाजी, नारायणपुर, पावटा तक हम सर्विस देते हैं निःशुल्क। तो श्रोताओं, आज डॉक्टर आरसी यादव से इस चर्चा के बाद हम आपसे ये कह सकते हैं कि समाज को बदलने के लिए किसी पद या बड़ी ताकत की नहीं, बस संवेदनशीलता और निरंतरता चाहिए। सर डॉक्टर आरसी यादव जी, आज आप आकाशवाणी कोटपुतली स्टूडियो पधारे और आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव साझा किए, अपनी कहानी बयान की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सबको खुशियां है देने आया, नई सौगात लेके आया, विकास की बातें करने आया, मनोरंजन का पिटारा खोलने आया, सबको अपना बनाने ये है आया। कोटपुतली 101.9 कोटपुतली 101